नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ह्यूमन मशीन में आपका स्वागत है। हमने हाई स्कूल की केमिस्ट्री की कुछ अभी वीडियोस डाली हैं, यानी कि उसका बैच चालू हुआ है। और अब हमने सोचा जो इंटर के बच्चे हैं साइंस साइड के, उनके लिए बायोलॉजी की क्लास भी आज से ही चालू कर दी जा गई है। आज पहली वीडियो है जिसमें हम पहले चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो है जीवों में जनन, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जीवों में जनन जो चैप्टर है हमारा, जीवों में जनन यानी कि जीव जो होते हैं वो एक्चुअल में जनन कैसे करते हैं, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, उसी को ही हम जनन कहते हैं। यानी जीवों के द्वारा अपनी नई संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। समझते हैं कि परिभाषा को, इसकी परिभाषा, जनन की परिभाषा है जिसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीवों के द्वारा अपने समान नई संतान को जन्म देना या उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे कि कोई जीव है, जैसे बकरी है, और बकरी के द्वारा उसको मेमने को जन्म देना ही जनन है। अपने समान, बिल्कुल अपने समान ही यदि संतान उत्पन्न कर रहा है तो उसे हम जनन बोलते हैं। यहां इस वर्ड को देखिए, रिप्रोडक्शन। री माने पुनः और प्रोडक्शन माने उत्पन्न। यानी कि किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। देखते कैसे। जैसे एक गाय है और गाय ने एक बछिया को जन्म दिया, और बछिया भी एक अपने आप में एक गाय होगी। कुछ दिन बाद वो भी एक गाय बन जाएगी और गाय फिर अपनी संतान को जन्म देगी, एक बछिया को जन्म देगी। पुनः ये क्रिया चल रही है, इसीलिए इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन की क्रिया पुनः पुनः आगे चलती रहे, इसी को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। अपने ही समान संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। जैसे बंदरिया है, बंदरिया को बंदर को जन्म देगी। मनुष्य है, वह मनुष्य को जन्म देंगे। यानी अपने समान ही, बिल्कुल हूबहू वैसी ही यदि हम संतान उत्पन्न करते हैं तो वह जनन कहलाता है। अब जनक किसे बोलते हैं? जनक उसे बोलेंगे जो संतान को उत्पन्न करे, यानी कि जो संतान को जन्म दे, यानी कि जन्म देने वाला। जन्म देने वाला, जन्म देने वाला ही क्या कहलाएगा? जनक कहलाएगा। यानी कि जनक वह है जो संतान को जन्म दे। और संतति किसे बोलेंगे? संतति बोलेंगे उसे जो जन्म लेगा, जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला यानी कि जनक वह है जो जन्म देगा, और संतति वो है जो जन्म लेगा। यानी जो संतान होगी वो संतति कहलाएगी, और जो जन्म देगा वह जनक कहलाएगा। अगला जो है वो है हमारा जीवन काल। अब जीवन काल का है, जीवन काल का मतलब होता है जैसे किसी जीव ने जन्म लिया और कभी ना कभी वह मरेगा भी, यानी मृत्यु होगी उसकी। तो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है, समय, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होगा वो हमारा कहलाएगा जीवन काल। यानी उस जीव का जीवन काल। जैसे मनुष्य का जीवन काल 60 साल लगभग होता है, उसी हिसाब से हर जीव का अलग अलग जीवन काल होता है, तो वह कहलाता है हमारा जीवन काल। अब प्रजनन की आवश्यकता ही क्यों? प्रजनन की आवश्यकता क्या क्या है? यानी प्रजनन यदि जीव कर रहा है तो उसकी आवश्यकता क्या हो सकती है? क्या आवश्यकता है कि वह प्रजनन करे? तो उसकी पहली जो आवश्यकता है वो है जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए। यानी कि जीव ने यदि जन्म लिया है तो वह संतान को जन्म देगा, संतान अगली संतान को जन्म देगी, संतान अगली संतान को जन्म देगी। इस हिसाब से क्या होता है, उसकी निरंतरता बनी रहे। ठीक है, उसकी निरंतरता बनी रहे, इसीलिए प्रजनन की आवश्यकता हुई। प्रजनन की आवश्यकता पहली है कि जीव अपने ही समान अपनी संतान को जन्म दे और यह निरंतर चलती रहे, पहली आवश्यकता। दूसरी है कि जीवों में विभिन्नताएं लाने के लिए। अब देखिए, समझिए, जैसे इस समय हम भी कभी पहले चैंपियंजी के ही चैंपियंजी हमारे पूर्वज थे। यानी कि हमारे अंदर क्या हुई, भिन्नताएं आती चली गई। यानी जनन के द्वारा ही भिन्नता आती हैं।
पहले जन्म पहले चिंपैंजी थे, बंदरों जैसे हुए, बंदरों से हम 4 हाथों से 2 हाथों पे चलना स्टार्ट हुआ, और आज हम लोग बिल्कुल चेंजेस हो गए हैं, यानी कि उसमें भिन्नताएं आ गई हैं। जीवों में भिन्नताएं लाने के लिए ही जनन क्या होता है। पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, इसका तो बहुत ही बड़ा वो है लॉजिक है। समझिए, आज से लगभग हजारों लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर वो पाए जाते थे डायनासोर्स, पर डायनासोर्स भौगोलिक उथल पुथल के कारण वह दब गए, वो मर गए। यदि हम वो जनन उनका लगातार चलता रहता तो उनकी निरंतरता पृथ्वी पर निरंतरता चलती रहती, यानी कि पृथ्वी पर आज भी वो होते। यदि जनन उनका होता रहता, उनका उनका जन्म जो प्रजनन थी वो प्रजनन क्रिया रुक गई क्योंकि डायनासोर ही नहीं रहे। तो इससे पता चलता है कि जो पृथ्वी पर जो जीव हैं उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए भी जनन जरूरी है। पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए कहने मतलब यह है कि कोई जीव है, यदि वो अपना पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, यानी कि अपनी एक पहचान बनाए रखना चाहता है, तो वह जन्म ही देगा, यानी कि प्रजनन क्रिया करेगा। जैसे यदि कोई भी विलुप्त प्रजाति है, ठीक है, उसकी विलुप्त प्रजाति का मतलब है कि वह प्रजाति विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी कि यदि उसकी प्रजनन क्रिया रुक जाए या कम होती चले जाए, धीरे धीरे वह जीव कम हो जाएंगे और वह एक दिन ऐसा आएगा कि वह विलुप्त हो जाएंगे पृथ्वी से। यही है हमारा कि पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखना ही प्रजनन करना बहुत जरूरी है, वरना अस्तित्व खत्म हो जाएगा उस जीव का, वो जीव वहां से हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो जनन है, जनन प्रक्रिया क्या है और वो कैसे चलती है। अब देखिए, जो जनन है वह भी हमारा 2 प्रकार का होता है। जनन जो है वह 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अब देखो इसे याद कैसे करते हैं। जहां पर आपको आ लग रहा है, आ मतलब एक, ठीक है। यदि आ मतलब एक, अलैंगिक जनन मतलब जब एक ही जनक, यानी एक ही जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो, उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। और जब 2 जनक मिलकर संतान उत्पन्न करें, उसे बोलते हैं हम लैंगिक जनक, ठीक है। अलैंगिक जनक, लैंगिक जनक। बस आप याद ऐसा रखिए, जहां आ लग रहा है, आ मतलब एक, यानी जब एक जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो, उसी को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। और जो जहां 2 जनक मिलकर संतान उत्पन्न करें, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनक। देखिए, सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है इसमें, बस एक ही जनक, यानी कि एक ही जनक क्या कर सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है। और अलैंगिक जनक में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता। देखिए, जैसे इसे समझिए, इसका मतलब क्या है। जैसे अमीबा है, अमीबा 2 भागों, पहले एक होता है, यानी वो एक जीव है और वह 2 भागों में टूट जाता है और 2 नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं लैंगिक जनक। और बात करें हम मनुष्य में 2 विपरीत जनक होने, यानी एक नर और एक मादा, वह दोनों मिलकर ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा लैंगिक जनन। अब अगला देखिए, ये इसको हम समझते हैं यहाँ पर जो अलैंगिक जनक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह कई प्रकार का है। वह कई प्रकार का है। हम उसके एक एक करके एक एक भाग को सही से डिफाइन करेंगे। देखिए, पहला है द्विविभाजन। द्विविभाजन मतलब 2 भागों में विभाजित हो जाना ही क्या कहलाता है, द्विविभाजन कहलाता है। यहाँ लिख रहा है द्विविभाजन। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो एक अमीबा और युगलीना, यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे हैं मैंने, एक अमीबा और एक युगलीना। ये एक ऐसे जीव हैं जो 2 भागों में टूटकर 2 नए जीवों को जन्म देते हैं, तो इसीलिए इन्हें अलैंगिक जनन में रखा गया है। अब यहाँ पर इसका देखते हैं कि कैसे। ये एक अमीबा है, ठीक है, ये एक अमीबा है। अमीबा में ये जो अंदर दिखाई दे रहा है, ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये हमारा उसका आनुवांशिक पदार्थ है। और जैसे अभी 2 भागों में विभाजित कैसे होगा, पहले ये बीच में से सिकुड़ना चालू होगा, हल्का हल्का यहाँ से सिकुड़ना चालू होगा, नहीं बीच में से, देखो यहाँ पर अगले चित्र में देखो, ये बीच में से क्या होगा, हल्का हल्का सिकुड़ना स्टार्ट होगा। और जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है वह संपूर्ण भाग में है, पूरे में है, यहाँ भी है। अब उसके बाद इसकी प्रक्रिया
जनन के टाइम पर कुछ ऐसी हो जाती है, बीच में से ये बिल्कुल सिकुड़ता चला जाता है और सिकुड़ने के बाद फिर स्थिति ऐसी आती है कि यह यहाँ से दो भागों में अलग अलग टूट जाता है और टूटने के बाद इसका आधा आनुवंशिक पदार्थ इस वाले भाग में और आधा आनुवंशिक पदार्थ इस भाग में चला जाता है और बाद में स्थिति ऐसी होती है कि यह दो अलग अलग नए जीव बन जाते हैं। ये नया जीव है, ये नया जीव है और ये भी नया जीव है। हमारा जो अमीबा था पहले वो एक था और एक के बाद द्विविभाजन किया हुआ, द्विविभाजन मतलब वह दो भागों में टूटा और दो नए जीवों को जन्म दिया। यही हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। और ये जो अलैंगिक जनन का कौन सा भाग है? द्विविभाजन। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता हुई हमें, मात्र एक, अमीबा की, और अमीबा से ही दो जीव नए जन्म ले चुके हैं। इसी को हम बोलते हैं हम अलैंगिक जनन का कौन सा भाग है? द्विविभाजन पार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अभी हमने देखा जो अलैंगिक जनन था, अलैंगिक जनन का हमने भी एक प्रकार पढ़ा है। उसका अगला प्रकार है बीजाणु जनन, यानी कि किसी भी जीव के बीज के द्वारा नया जीव उत्पन्न हो, उसी को हम बोलते हैं बीजाणु जनन। इसके उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर पेनिसिलिन लिया है। पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम होता है वह एक प्रकार का कवक होता है और ये कवक ऐसा होता है कि जब यह उगकर आता है तो उसके ऊपर छोटे 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 बीजाणु उत्पन्न होते हैं और यह बीजाणु जब वायु के द्वारा या जल के द्वारा भूमि पर गिरते हैं और ये भूमि पर गिरने के बाद अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद इनमें भी छोटे छोटे बीजाणु उत्पन्न होते हैं और वह भी नया पेनिसिलियम बना लेते हैं। यानी कि एक जीव पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं और बीजाणु से नया पौधा बनता है, यानी नया पेनिसिलियम बनता है। उस नए पेनिसिलियम से और बहुत सारे पेनिसिलियम बनते हैं। यानी कि बीजाणु जनन में हमने देखा है ये अलैंगिक जनन का पार्ट है। जब जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, ये जीव है, यह बीजाणु उत्पन्न कर रहा है, यह बीजाणु अंकुरित होकर, देखो यहाँ पर गिरने के बाद अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर नया जीव बन जाता है। अपने आप में क्या हो जाता है? एक नया जीव बन जाता है। और इस पर भी उसके बाद भी क्या होते हैं? छोटे छोटे बीजाणु उत्पन्न होते हैं और वह भूमि पर गिरकर वह भी अपने नया पेनिसिलियम उत्पन्न कर लेते हैं। यानी कि ये पार्ट जो है ये हमारा बीजाणु जनन का पार्ट है और बीजाणु जनन जो होता है वो हमारा अलैंगिक जनन में आता है, क्योंकि इसमें एक ही जीव संतान उत्पन्न कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह हमारा अलैंगिक जनन है। अगला देखते हैं मुकुलन। मुकुलन क्या है? मुकुलन का मतलब होता है कि कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर एक मुकुल उत्पन्न होता है। मुकुल मतलब एक कली रूप में उत्पन्न होता है और वह टूटकर अलग एक नया जीव बन जाता है, उसी को हम मुकुलन बोलते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण। इसका उदाहरण पहले है ईस्ट, दूसरा मैंने लिया हाइड्रा। यहाँ पर हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लेंगे। जनक के शरीर से मुकुल बनता है। जनक का जो शरीर होगा वहाँ से एक छोटा सा मुकुल उत्पन्न होगा। जैसे कि ये एक हाइड्रा है और हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा क्या है? मुकुल उत्पन्न होगा। मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनता है। अब देखो यहाँ मुकुल उत्पन्न हुआ, मुकुल फिर विकसित होगा और विकसित होने के बाद इस हाइड्रा से अलग हो जाएगा मुकुल और मुकुल अपने आप में एक नया हाइड्रा बन जाएगा। और ये हाइड्रा जो होगा फिर अब इसमें भी मुकुल उत्पन्न होगा और ये मुकुल फिर अलग होगा और नया हाइड्रा बन जाएगा। यानी कि ये मुकुलन कहलाता है, ऐसी क्रिया जिसमें जीव में मुकुल उत्पन्न हो और मुकुल अपने आप में एक नया जीव बन जाए, वह क्रिया हमारी मुकुलन कहलाती है। इसमें क्या होता है? शरीर पे मुकुल उत्पन्न होता है और वही उत्पन्न मुकुल जो होता है वो अपने आप में एक नया जीव होता है। तो हमने अभी देखा बीजाणु जनन और मुकुलन। इसके बाद अलैंगिक जनक के दो प्रकार और बचते हैं। अलैंगिक जनक के हमने अभी 3 प्रकार पढ़ लिए। अब उसके बाद जो 2 बचे हैं अब इससे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद है खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब होता है, खंड माने होता है भाग, यानी किसी चीज में खंडित हो जाना या टूट जाना, किसी के छोटे छोटे खंड हो जाना, यानी भाग हो जाना ही
हमारा खंड खंडी कहलाता है। यहाँ है कि खंडी भवन यानी कि खंड में टूटना, किसी चीज का भी खंडों में टूट जाना, विभाजित हो जाना ही खंडी भवन कहलाता है। अब देखिए कैसे, इसके उदाहरण के लिए हमने स्पाइरोगायरा लिया। स्पाइरोगायरा इसका उदाहरण है, ठीक है। स्पाइरोगायरा जो ऐसा जीव है कि उसका जो शरीर है, ये पूरा शरीर है, हमने एक उसका भाग ले लिया, ठीक है। ये इसका हमने छोटा सा भाग लिया है, इसको ऊपर और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया, इसके छोटे छोटे खंड कर दिए, जैसे यहाँ से हमने खंड कर दिए इसके, ठीक है। ये खंडों में विभाजित हो जाता है, ये वाला खंड ये हो गया, ये वाला खंड ये है, ये वाला खंड ये है, ठीक है। अब जितने खंडों में जो विभाजित होगा वह उतने ही खंडों में क्या होगा, यहां से देखो ये जो इसका एक खंड है वह एक खंड ही आगे पूरा एक स्पाइरोगायरा बन जाएगा, यानी कि स्पाइरोगायरा का एक खंड जो था वो अपने आप में एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। और ये भी स्पाइरोगायरा अपने 3 भागों या जो भी अपने भागों में टूटेगा और उसका एक भाग भी अपना नया एक स्पाइरोगायरा बना लेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, जो जीव होता है वह कई भागों में टूट जाता है, उसका एक इस भाग ही एक नया जीव होता है, इसी को हम बोलते हैं खंडी भवन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी कहने वाला ये है कि खंडी भवन एक ऐसी क्रिया है इसमें जीव कई खंडों में टूट जाता है और टूटने के बाद प्रत्येक खंड एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है उससे, उसी को बोलते हैं हम खंडी भवन, जिसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा। दोस्तों इसको जरा थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। हमारे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा अब स्मार्ट वर्क करने का मतलब वो है, हमारी ज़रूरत है कि हम जितना हो सके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है पुनरादु भवन। अब पुनरादु भवन क्या है? पुनरादु भवन का मतलब होता है कि जीव के कटे हुए भाग से नया संतान बनती है। यानी कि कोई भी जीव है उसको आप उसके कई टुकड़े कर दीजिए और वह अब जो कटा हुआ भाग है वो कटा हुआ भाग अपने शरीर को पूरा कर ले और नया जीव बन जाए, वही हमारा कहलाएगा पुनरादु भवन। पुनः मतलब दोबारा से पुनः अपना शरीर को पूरा कर ले, वही हमारा पुनरादु भवन कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ टूटने के बाद उसकी पूंछ दोबारा से निकल आती है, अपने आप को वो पूरी छिपकली बना लेता है। जैसे उसकी पूंछ हट गई, क्योंकि उसकी जो पूंछ वाला जब भाग है वह पुनरादु भवन की उसके अंदर क्या होती है, योग्यता होती है, इसीलिए उसकी पूरी जो पूंछ होती है वो दोबारा से जम आती है। पूरी छिपकली में यह नहीं पाया जाता है, मात्र उसकी पूंछ में पाया जाता है, इसलिए उसकी पूंछ दोबारा से उगाती है, ठीक है। यदि पूरी छिपकली में होता तो हम उसका हाथ काट दें तो नया उसका हाथ आ जाना चाहिए था, पर उसकी केवल पूंछ ही टूटने के बाद नई हो जाती है, तो यह गुण उसकी पूंछ में पाया जाता है, पुनरादु भवन का गुण। अब इसके उदाहरण के लिए हम प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्पंज लेते हैं, ठीक है। हम प्लेनेरिया का उदाहरण लेकर यहाँ समझाते हैं आपको। ये प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया को जैसे हमने इसका एक भाग यहाँ से तोड़ा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, ठीक है, काट दिया इसे। तो ये जो भाग होगा इसका ये, और एक होगा हमारा ये, ठीक है, ये सही से बन नहीं पा रहा है, और एक भाग होगा इसका ये, और एक भाग होगा इसका ये। अब ये जो भाग होगा इसका ऊपर वाला, ये अपने आप को एक नया प्लानेरिया बना लेगा, ये अपने आप को एक नया प्लानेरिया बना लेगा, और ये वाला भाग भी अपने आप को नया प्लानेरिया बना लेगा, और ये वाला भाग भी अपने आप को नया प्लानेरिया बना लेगा। तो सभी जितने भाग होंगे वह अपने आप को नया प्लानेरिया बना लेंगे, और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, पुनरादु भवन। इसके संपूर्ण शरीर में यह गुण पाया जाता है पुनरादु भवन का, इसीलिए इसका कोई भी हिस्सा शरीर से अलग होगा तो वह एक नया जीव बन जाएगा। ये हमारे जो हमने 5 पार्ट पढ़े हैं, ये सब हमारे अलैंगिक जनक के पार्ट हैं, अलैंगिक जनन के पार्ट हैं। और इसके बाद अब यदि हम जीवों में देखें कि जीव जो होते हैं उनके अंदर, जंतुओं में देखें तो यह गुण हमने सब पढ़ लिए हैं। अब पौधों की बात करें तो पौधों में भी ये गुण पाए जाते हैं। जैसे कि हमने गन्ना लिया,
गन्ने के जो बीच में भाग होता है जहाँ से वो उसको दो खंडों को जोड़ता है, उस भाग को छोड़कर एकदम बीच से काट के उसे जमीन में बो दें, भूमि में लगा दें, तो वहाँ से एक नया पौधा क्या होता है, हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। ठीक है। या हम गुलाब की एक टहनी लेकर उसे काट कर भूमि में लगा दें, तो वह भी एक अपने आप में नया पौधा बन जाता है। इसे हम बोलते हैं कायिक जनक। कायिक जनन। कायिक जनन ये हम अगली वीडियो में आपको डिफाइन करेंगे कि पौधों में भी अलैंगिक जनन होता है। यह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि उसके किन किन भागों से नया पौधा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज से इंटर की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। अब यह क्लास रेगुलरली चलेंगी। एग्ज़ाम से पहले हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। और जिसको आपको आपको जिसमें भी समझने में नहीं आया हो, यदि कोई राय देनी हो आपको, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।